हेलो दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं होशियारमल स्वामी अपने इस यूट्यूब चैनल होशियार सर की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास की, और हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्तोत्तर काल, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से वंश आए थे। क्योंकि कहा जाता है ना कि गुप्त काल के विखंडन के बाद, गुप्त काल के पतन के बाद उत्तरी भारत में जिन राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का आरंभ हुआ था, कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में बंट चुका था। कहने का मतलब विभाजन, विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीयतावाद की भावना आ चुकी थी भारत के अंदर। ये हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से देखा था। उसके बाद में आज हम एक एक वंश की विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम गुप्तोत्तर काल का जो वर्धन या पुष्यभूति जो वंश आएगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का उदय हुआ था गुप्तोत्तर काल में हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर गुप्तोत्तर काल या युग जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि भारत की जो उस समय की स्थिति थी, गुप्तों के शासन के बाद भारत की क्या स्थिति हो गई थी, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि पूर्वी पंजाब, हरियाणा या दिल्ली का जो क्षेत्र था, यहाँ पर तो क्या थानेश्वर के अंदर तो आता है कौन सा, वर्धन या पुष्यभूति वंश शासन करने के लिए आएगा। वहीं यहाँ पर आप देखोगे कि जो कनौज का क्षेत्र है वहाँ पर कनौज के क्षेत्र पर मौखरी वंश राज करेगा। वहीं बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर आएगा गौड़ वंश, जो कि शशांक इसका शासक होगा बंगाल। वहीं आप देखोगे मगध और मालवा के ऊपर उत्तर गुप्त या पूर्ववर्ती गुप्त शासन करने के लिए आएंगे, जो कि कहाँ पर, मगध के अंदर, या ये कहो कि मालवा का जो क्षेत्र है, वैसे कहा जाता है कि मालवा के अंदर कुछ समय के लिए यशोधर्मन भी शासक बनेगा। उस समय यहाँ उत्तरगुप्त का शासक होगा उपगुप्त। वहीं आप देखोगे जो वल्लभी का क्षेत्र है, यहाँ पे आएगा मैत्रक वंश शासन करेगा। इसी प्रकार दक्षिण भारत के अंदर भी चालुक्य वंश आ जाएगा, पल्लव वंश आ जाएगा, चोल वंश आ जाएगा, पांड्य वंश आ जाएगा। ऐसे कई वंश ये मानो कि भारत के अंदर आएंगे। गुप्तोत्तर काल में भारत की ऐसी स्थिति हो जाएगी, क्षेत्रीयतावाद या विभाजन की प्रवृत्ति आ जाएगी गुप्तोत्तर काल के अंदर। उसके बाद में देखा जाता है कि इन सभी में अगर उत्तर भारत में कोई एक छत्र राज्य स्थापित करेगा तो वो थानेश्वर के वर्धन या पुष्यभूति जो वंश है, वही ये मानो कि उत्तर भारत के ऊपर अपना अधिकार जमा पाएंगे। और उसमें सबसे प्रतापी शासक आएगा हर्षवर्धन। कहने का मतलब है कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर या पंजाब का कुछ क्षेत्र छोड़ करके उत्तर भारत पर जो अधिकार करेगा वो होगा वर्धन या पुष्यभूति वंश, जो कि भारत के अंदर सबसे विशाल राज्य स्थापित किया जाएगा। तो इस तरीके से गुप्तोत्तर काल की स्थिति हम देख सकते हैं। भारत में अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से वंश आए थे, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से देखा था। आज मैं भारत के मैप के जरिए आपको समझा रहा हूँ। कृपया इसको अच्छी तरीके से जरूर समझें। उसके बाद में आज हम सबसे पहले बात करेंगे थानेश्वर के जो वर्धन या पुष्यभूति वंश
है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे क्योंकि कहा जाता है कि गुप्तोत्तर काल में जो कनौज है वो प्रमुख केंद्र बन जाएगा क्योंकि 7वीं सदी तक आते आते पाटलिपुत्र के बुरे दिन आ गए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना, इतिहास में पतन और निर्माण दोनों साथ साथ होते हैं। दोनों स्थितियां देखी जा सकती है। चरम सीमा पे भी होंगे तो ये मानो उनका पीक पॉइंट आएगा, तो ये मानो डाउन भी आएंगे। तो पहले कहा जाता है कि मगध पाटलिपुत्र कब? मौर्य और गुप्त वंश के समय, साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र और मगध की सबसे ज्यादा ये मानो की स्थिति अच्छी थी। पाटलिपुत्र का राजनीतिक पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सत्ता एवं महत्ता वाणिज्य, व्यापार और मुद्रा धन पर टिकी हुई थी। अतएव जो ही व्यापार में गिरावट आई, मुद्रा दुर्बल होती गई, तो अतः उसका पतन हो गया और कनौज का सितारा चमकने लगा और सभी की निगाहें किसकी तरफ आ गई? कनौज की तरफ आ गई। तो आज हम बात करेंगे वर्धन पुष्यभूति वंश की, जिसका प्रतापी शासक हर्षवर्धन। चलो तो दोस्तों देखो, गुप्तोत्तर काल वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट पूर्वी पंजाब का जो क्षेत्र था, वर्तमान में जिसे हरियाणा कहा जा सकता है, में थानेश्वर में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना हुई। यह वंश शिव का उपासक था। यह वंश, इस वंश का संस्थापक आदि पुरुष प्रथम पुरुष पुष्यभूति था। संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। तथा इस वंश के निम्न शासक हुए थे: पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, उसके बाद में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन। ये प्रमुख शासक बताते हैं। जबकि पुष्यभूति वंश के बारे में हमें नहीं पढ़ना, नरवर्धन के बारे में हमें नहीं पढ़ना, राज्यवर्धन के बारे में हमें नहीं पढ़ना, आदित्यवर्धन के बारे में हमें नहीं पढ़ना। एक बात जरूर याद रखना, आदित्यवर्धन ने गुप्त वंश के साथ वैवाहिक संबंध जरूर किया था। कहा जाता है कि इसकी महारानी महासेन गुप्ता, जिसके साथ इसका विवाह हुआ था, महासेन गुप्ता गुप्त वंश की थी। उसके बाद में प्रभाकर वर्धन इसका प्रथम प्रतापी शासक था। तो हमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं कि हर्षवर्धन निसंतान था, ऐसा माना जाता है कि उसके कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन पुत्र नहीं था कोई भी। लेकिन कुछ इतिहासकार, कुछ लेखक कहते हैं कि एक पुत्री थी जिसका विवाह बल्बी के शासक दुर्वसेन, जो कि हम कह सकते हैं मैत्रिक वंश का था, दुर्वसेन द्वितीय सेकंड से विवाह किया था, ऐसा माना जाता है। तो कहने का मतलब हम बात करेंगे वर्धन वंश के प्रमुख शासकों की। उसके अंदर अगर महत्वपूर्ण शासकों में अगर किसी का नाम आता है तो वो सबसे पहले प्रभाकर वर्धन का आता है। इस वंश में 3 प्रमुख राजा हुए थे: प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। सबसे प्रथम प्रतापी शासक यही था जो वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक माना जाता है। इसकी पत्नी यशोमती थी। इसके 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन और यशोमती दोनों पति पत्नी, राजा रानी, इनके 3 संतानें थी, जिसमें 2 तो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, 1 पुत्री बेटी थी राजेश्री। राजेश्री का विवाह ग्रहवर्मन, कनौज का जो शासक था, मौखरी वंश का, किसका? मौखरी वंश का शासक था कनौज का ग्रहवर्मन
कुछ किताबों में ग्रह वर्मा भी दे रखा है, ग्रह वर्मा से विवाह कर दिया राजश्री का। और कहा जाता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन शासक बना वर्धन वंश का। और कहा जाता है कि उस समय मालवा का शासक था देवगुप्त और बंगाल का शासक था शशांक, जो कि गौड़ वंश का। इन दोनों ने मित्रता करके, दोस्ती करके और कनौज के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए कनौज पर आक्रमण कर दिया, कनौज के शासक ग्रह वर्मन पर आक्रमण कर दिया दोनों ने मिलकर के। ये एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझना इसको। मालवा का शासक कौन? देवगुप्त। बंगाल का शासक कौन? शशांक। दोनों मिल गए और इन्होंने कहां पर? कनौज के ऊपर आक्रमण कर दिया, कनौज के ऊपर अधिकार करने के लिए। तो कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर के कनौज का जो शासक था ग्रहवर्मन, उसकी हत्या कर दी। किसकी? ग्रहवर्मन की। और कहा जाता है कि राजश्री को और इसे बंदी, किसको? राजश्री को बंदी बना लिया। लेकिन कुछ कहते हैं कि राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी, कुछ इतिहासकार ये बात भी बताते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि जैसे ही राज्यवर्धन को पता चला कि उसके बहन के सुहाग को उसके जीजा ग्रहवर्मन को मार दिया इन दोनों शासकों ने मिल करके, तो कहते हैं कि राज्यवर्धन ने पहले मालवा के शासक देवगुप्त पर आक्रमण किया और देवगुप्त को मार डाला। किसने? राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। लेकिन बंगाल का शासक शशांक है वो धोखे से, ये मानो चालबाजी से बच गया। उसके बाद में जैसे ही बंगाल के शासक शशांक को पता चला कि राज्यवर्धन कनौज की तरफ अपना अधिकार कर रहा है, देवगुप्त को मार भी डाला है, तो कहा जाता है कि बंगाल का जो शासक था गौड़ वंश का शशांक, उसने राज्यवर्धन को मार दिया, राज्यवर्धन का वध कर दिया। उसके बाद में कहा जाता है कि राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक बना, थानेश्वर का शासक बना। अब जैसे ही छोटी सी उम्र, मात्र 16 वर्ष की आयु में ही 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बन गया। और शासक बनते ही उसकी निगाहें भी कनौज की तरफ, अपनी बहन के साम्राज्य को बचाने की तरफ हो गई। और कहा जाता है कि उस समय हर्षवर्धन ने बंगाल के शासक शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन ने हत्या की किसकी? बंगाल का जो शासक था शशांक की। और अपने बहन को भी, जो बंदी थी या जो अज्ञात थी, उसका भी पता लगा लिया, या बंदी थी तो उसे छुटवा लिया। तो कहने का मतलब है इस तरीके से ये कहानी बताई जाती है कि राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री, ये तीनों भाई बहन थे। तो कहने का मतलब है कि दो तो पुत्र हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री है राजश्री, जिसका विवाह ग्रहवर्मन कनौज मोखरी शासक से होता है। ये दोनों मिलकर के, दोनों ने दोस्ती करके कनौज के ऊपर अपना अधिकार जमाने की बात सोची, तो इन्होंने हत्या कर दी। किसकी? ग्रहवर्मन की। और इसी के साथ उन्होंने राजश्री को बंदी बना लिया। जब इस बात का पता राज्यवर्धन को चला तो उसने भी ये मानो कि कनौज के ऊपर अपना अधिकार जमाने, अपने बहन का राज्य बचाने के लिए पहले तो मालवा के शासक देवगुप्त को मारा, वध किया। लेकिन शशांक बच गया उस समय, और उसके आदमी शशांक ने और राज्यवर्धन को मार दिया। और उसके आदमी हर्षवर्धन जब शासक बना तो हर्षवर्धन ने हत्या की किसकी? शशांक की। इस तरीके से कहते कि हर्षवर्धन है वो शासक बना, प्रतापी शासक बना। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा,
किंतु बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना। तो ये कहानी हमने देखी कि हर्षवर्धन कैसे शासक बना। तो आज हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। बहुत ही प्रतापी, क्योंकि लगभग देखा जाता है कंपटीशनों में हर्षवर्धन से जुड़े हुए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज मैं हर्षवर्धन के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन करता है। ये मानो कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र को छोड़ करके और संपूर्ण उत्तर भारत पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करेगा और यह अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। हर्षवर्धन ने 40 वर्ष तक राज्य शासन करके अपनी कृति का विस्तार किया। हर क्षेत्र में सैनिक उपलब्धियां, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में अच्छे कार्य किए। कुछ महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धियां हैं। उसके बाद में वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति या ये कहो वर्धन वंश का अंत हो गया, क्योंकि ये निसंतान था, इसके कोई पुत्र नहीं था, कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं बना था। हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। इसी के साथ परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था, भगवान शिव और सूर्य की उपासना करता था, ऐसा माना जाता है। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। बौद्ध धर्म में जो दो संप्रदाय बंटे हुए थे, हीनयान और महायान, तो ये महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति पांचवें वर्ष प्रयाग में, इलाहाबाद प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, गंगा यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। माना जाता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग जो कि हर्ष के समय ही भारत आया था, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आता है। याद रखना दोस्तों, ये हेनसोंग है जो कि 629 में आता है, 645 तक रहता है, लगभग 15 वर्षों तक। तो कहा जाता है कि हेनसोंग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव, जिसको कहा जाता था महामोक्ष परिषद, धर्म सभा भी कह सकते हैं, महामोक्ष परिषद में सम्मिलित हुआ था। कौन से में? छठे महोत्सव में। याद रखना हेनसोंग, इसके कई क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। हेनसोंग को ही हर्षवर्धन ने शाक्य मुनि कहा है। इसे यात्रियों का राजकुमार युवान स्वान च्वांग भी कहा जाता है। इसने हेनसोंग ने भारत को इंदु कहा है। भारत को क्या कह के पुकारा है? इंदु कह करके पुकारा है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सी यू की हेनसोंग की प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो कहने का लव हर्षवर्धन टॉपिक में से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है तो वो हेनसोंग का बनता है। हर्षवर्धन टॉपिक से अगर बढ़िया क्वेश्चन निकलता है, कई बार पूछा भी जाता है कंपटीशनों में, तो हेनसोंग याद रखना किसके दरबार में, किसके शासनकाल में आया था। उसके बाद में बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे उसके। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर्ष चरित्र और कादम्बरी के रचनाकार लेखक कौन थे? तो याद रखना बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। कहा जाता है कि हर्षवर्धन की ऐतिहासिक जानकारी का जो स्रोत है वो हर्ष चरित्र है बाणभट्ट का।
संस्कृत में 3 नाटक ग्रंथों की रचना स्वयं हर्षवर्धन ने की। स्वयं हर्षवर्धन भी एक लेखक के बतौर कहे जा सकते हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा में 3 नाटक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें प्रियदर्शिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये 3 नाटक किसके? हर्षवर्धन के हैं। जबकि हर्षचरित्र और कादंबरी किसके? बाणभट्ट की रचना है। उसके बाद में देखो, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का जो शासक था, के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। कहने का मतलब हर्षवर्धन उत्तर भारत तक ही सीमित रहा, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त नहीं कर सका। कहने का मतलब नर्मदा नदी के तट पार करके दक्षिण भारत में नहीं पहुंच सका। उसके बाद में हर्ष सूर्य, शिव एवं बुध का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शीलादित्य था। ये महत्वपूर्ण है। हर्ष का दूसरा नाम क्या मिलता है? शीलादित्य मिलता है उसका दूसरा नाम। हर्ष से पहले वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्ष से पहले वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा में थानेश्वर थी। किंतु हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। कहने का मतलब वर्धन वंश की 2 राजधानियां, पहली थी थानेश्वर और दूसरी थी कनौज। जो कि गुप्तोत्तर काल में कनौज प्रमुख शहर और राजधानी बनकर के उभरा था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में हर्ष का साम्राज्य विस्तार, सीमाएं कि हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक किया था, तो ध्यान देना, उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय की तलहटी से लेकर के और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। वहीं पश्चिम में बल्बी, गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र, पश्चिम में बल्बी से लेकर के पूर्व में जो कि गजाम, क्या नाम है? गजाम तक माना जाता है पूर्व में। वैसे कहा जाता है कि जो कामरूप, जो कि वर्तमान में असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप, वहां तक इसका साम्राज्य था। कहा जाता है कि हर्ष का राज्य उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांतों में था। ये याद रखना, हर्ष का राज्य उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांतों में था। कहने का मतलब एक उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी हर्षवर्धन ने, जिसने 40 वर्षों तक शासन किया था। मात्र 16 वर्ष की आयु में शासक बन गया था। 606 ईस्वी में, 590 ईस्वी में इसका जन्म होता है और 606 ईस्वी में ये शासक बन जाता है। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन करता है और इतिहास में अपना एक अमिट नाम छोड़ जाता है। ये मानो एक प्रतापी शासक में इसकी गिनती होती है। अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा वर्धन वंश, उसके प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन और यशोमती, उसके परिवार, और उसके बाद में हर्षवर्धन शासक कैसे बना, उस कहानी के ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की। मेरा विश्वास होगा कि वो कहानी समझ में आई होगी कि किसने हत्या की थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजेश्री। वैसे मैंने डायग्राम के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित भी कर रखा है। उसके बाद में हर्षवर्धन कैसा शासक था, उसकी उपलब्धियां, उसका साम्राज्य विस्तार, उसकी प्रमुख रचनाएं, उसका धर्म, कहने वाला हर क्षेत्र में एक महान योद्धा, एक महान सेनापति, एक कुशल प्रशासक की भूमिका निभाई थी हर्षवर्धन ने। तो इसमें कई क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो हैनसोंग चीनी यात्री किसके दरबार में आया था, बाणभट्ट की प्रसिद्ध 2 रचनाएं
उसके बाद में हर्षवर्धन के 3 प्रसिद्ध नाटक ये महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वंश के साथ। हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्तोत्तर भारत, गुप्तोत्तर काल, जो कि गुप्त के बाद में भारत में कौन कौन से वंश आए, उन एक एक वंशों को हम विस्तार से देखेंगे। चिंता मत करो दोस्तों, हम भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे, जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, फिर देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद में देखेंगे हम आधुनिक भारत का इतिहास। तो कहने का मतलब है चिंता मत करो, मेरे साथ बने रहो। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। हो सकता है दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों जल्दी ही मैं बोर्ड पे पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा, जो मैं बार बार कहता रहा हूं, क्योंकि मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों की ये इच्छा रही है, मेरी भी प्रगाढ़ इच्छा है, गहरी इच्छा है कि मैं भी बोर्ड पे आपको अच्छी तरीके से कहानियों के माध्यम से समझा सकूं, जो कि एकदम आपके टॉपिक का वो क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।